हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। कि जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकता है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और आपको उन्हें देखना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फिर आज भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स वाज स्टार्टेड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। देखिए, पीरियोडिकल्स किसे कहते हैं? जो जनरल या फिर वीकली मैगजीन छपती हैं इस तरीके के। ठीक है, अब ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स वाज स्टार्टेड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा कौन सा पीरियोडिकल स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है लॉन्ग आइसलैंडर, द मिरर, द आउटलुक, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? वॉल्ट व्हिटमैन ने कौन सा पीरियोडिकल पब्लिश किया था या शुरू किया था? यस, इसका नाम था द लॉन्ग आइसलैंडर। ठीक है, इसे वॉल्ट व्हिटमैन ने पब्लिश किया, मतलब वॉल्ट व्हिटमैन इज द फाउंडर ऑफ दिस पीरियोडिकल। और कब किया था? 1838 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड इज विच वाज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। बताइए, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कौन सी थी? ऑप्शन है आपके पास अपॉन मिशिगन, इंडियन कैंप, द एंड ऑफ समथिंग, इसमें मिस स्पेल्ट हो गया है, ठीक है, और द बैटलर। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, ये है अप इन मिशिगन। ठीक है, इन और लगा लीजिए इसमें, अप इन मिशिगन। तो इसका राइट आंसर क्या है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे की फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कौन सी थी? और वैसे ही ज़्यादातर हेमिंग्वे किसके लिए फेमस हैं? इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसके लिए इन्हें जाना जाता है, और उस वर्क का नाम है क्या? द ओल्ड मैन एंड द सी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। ठीक है, और अब बताइए इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कौन सी थी? यस, इनकी जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी वो थी अप इन मिशिगन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक अमेरिकन पोएट थे। ठीक है, और इन्हें नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ। कब मिला था इन्हें नोबेल प्राइज? इन्हें मिला था 1954 में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, who is the novelist who wrote a series of novels set in the fictional Yoknapatawpah country in Mississippi। जैसा कि आप कंट्री का नाम सुन के ही समझ गए होंगे, वो कौन सा नॉवलिस्ट है जिसने मतलब एक सीरीज लिखी है नॉवेल्स की, और जो एक फिक्शनल जगह जो कि कहाँ पड़ती है? मिसिसिपी नाम की, मिसिसिपी में एक योकनापतवा नाम की जगह का है के बारे में वर्णन किया गया है उन सभी नॉवेल्स की सीरीज में। ठीक है, तो कौन है वो राइटर? ऑप्शन आपके पास विलियम फॉकनर, रिचर्ड रिट, विलियम मॉरिस और शैली फोर्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि आपको पता है, योकनापतवाह किसका फिक्शनल कंट्री मानी जाती है? ये क्रिएटेड की गई थी विलियम फॉकनर के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेस्ड अपॉन एंड इंस्पायर्ड द लैफयाते कंट्री मिसिसिपी, Sartoris 1929 is the first novel in his long loosely constructed Yoknapatawpah, says whose theme included decline of the Compson family. Okay, next question number 4 is the title The Sound and the Fury is taken from। बताइए, ये जो टाइटल लिया गया है वो कहां से लिया गया है? द साउंड एंड द फ्यूरी। सोचिए, आंसर कीजिए। और ये वर्क वैसे किसका है? ये वर्क भी है विलियम फॉकनर का। ये भी आपको ध्यान रखना है
ये किसका वर्क है? विलियम फॉकनर का। इन्होंने शेक्सपियर के किसी प्ले से ये टाइटल लिया, उस प्ले का नाम आपको बताना है, ठीक है, विलियम फॉकनर। और ये पब्लिश कब किया है इन्होंने? 1929 को, एंड इट वाज हिज 4th नॉवल, और ये विलियम फॉकनर का 4था नॉवल था, ठीक है। और इस द साउंड एंड द फ्यूरी कहाँ देखने को मिलती है? ये मैकबेथ की फेमस सॉलिलोक्वी है, ठीक है, किसकी? मैकबेथ की फेमस सॉलिलोक्वी। और कब आती है ये? एक्ट 5th, और सीन है हमारा एक्ट 5th और सीन 5th में, ओके, ये देखने को मिलती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5 इज द गिफ्ट ऑफ आउटरिट इज अ पोएम बाय। बताइए, द गिफ्ट ऑफ आउटरिट किसकी पोएम है? ऑप्शन है आपके पास वॉल्ट व्हिटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम फॉकनर, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? द गिफ्ट ऑफ आउटरिट। देखिए, इट इज अ पैट्रियोटिक पोएम, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसकी थीम क्या है। ये एक पैट्रियोटिक पोएम है, ठीक है। और किसने लिखी है ये? रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं? इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय बोर्ड्स इन अ स्नोई इवनिंग, ओके। और ये किसका फेवरेट वर्क है? ये पंडित नेहरू का फेवरेट वर्क था, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट अ मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 6, विच अमेरिकन पोएट, ये पोएटस वॉन, सॉरी यहाँ पे ओ होना चाहिए, won the Pulitzer Prize for poetry 4 times in his or her life। बताइए, ऐसा कौन सा पोएट या पोएटस है, अमेरिकन है बेसिकली वो, और उसने लगभग 4 बार पुलित्जर प्राइज को जीता है। ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट व्हिटमैन, एमिली डिकिंसन, कमला दास। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? 4 बार पुलित्जर प्राइज जीतने वाले कौन थे? यस, इनका नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें, वो 1874 से लेकर 1963 है। वाज एन अमेरिकन पोएट, ओके। हिज वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। इट वॉज पब्लिश्ड इन अमेरिका। फ्रॉस्ट वॉज ऑनर्ड frequently during his lifetime, receiving 4 Pulitzer Prizes for the poetry. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 and for his poetic works. On July 22nd, 1961, Frost was named Poet Laureate of Vermont. ठीक है, ध्यान रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट लॉरेट भी बनाए गए हैं, कहाँ के? वर्मंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज मुल्क राज आनंद इज द रेसिपिएंट ऑफ। ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्मश्री, यश भारती, पद्म विभूषण। तो बताइए, किसके रेसिपिएंट थे मुल्क राज आनंद? सोचिए, आंसर कीजिए। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें मुल्क राज आनंद के, वो है 1905 से लेकर 2004, ओके। ये एक इंडियन राइटर थे इनफैक्ट, ठीक। और किसके रेसिपिएंट थे? ये थे पद्म भूषण के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुल्क राज आनंद वाज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश, नोटेबल फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ द पुअरर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, okay. He was one of the pioneers of Indo-Anglian fiction and was a recipient of the civilian honorary of the Padma Bhushan 1968 and साहित्य अकेडमी 1971, ठीक है। ध्यान रखें, इन्हें पद्म भूषण मिला है 1968 में और सॉरी साहित्य अकेडमी मिला है 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8,
Kamala Das in her poem Dance of Inanch set up a contrast between, बताइए कमला दास ने जो अपनी पोएम लिखी है डांस ऑफ इनंच, इसमें किसके बीच में कंट्रास्ट मतलब किसके बीच में विरोधाभास दिखाया है? ऑप्शन है ग्रीनरी एंड डेल्यूज, एक्सटेसी एंड स्टेरिलिटी, और मिर्थ एंड ग्ली, हीट एंड डस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? सोचिए और आंसर कीजिए। किसके बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया है? यस, एक्सटेसी एंड सेडरिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द फादर टू काउंटरएक्ट एंड द स्कॉर्पियंस पॉइजन वाज। देखिए इसमें कहा गया था लास्ट रिसोर्ट ऑफ द फादर टू काउंटरएक्ट द स्कॉर्पियंस पॉइजन। देखिए इसमें बेसिकली एक कहा गया कि जो लास्ट ऑप्शन बचा था उनके पास स्कॉर्पियन के जहर को खत्म करने का, वो क्या था? ऑप्शन है टू कर्स एंड चिड, प्रे टू द डायबॉलिकल स्पिरिट, पोर पैराफिन एंड पुट अ मैच टू द मदर स्टोव, कॉल अ क्लेयरवॉयंट टू नो द मदर्स फेट। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, लास्ट उपाय क्या था उनके पास? पोर पैराफिन एंड पुट अ मैच टू द मदर स्टोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इज व्हाट डिड द इनंच नॉट सिंग अबाउट as they danced in Kamala Das poem on them? ऑप्शन है lovers dying, children left unborn, melancholical theme, या फिर better time to come। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सी चीज इन्हें नहीं गा रही थी? ठीक है, ये पूछा गया है। यस, ये नहीं गा रही थी, बेटर टाइम टू कम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट स्टोरी बाय हार्डी। बताइए थॉमस हार्डी की शॉर्ट स्टोरी इनमें से कौन सी नहीं है? ये पूछा गया, ध्यान रखना। ऑप्शन है आपके पास एंटर अ ड्रैगन, डायनेस्ट, लेडी पेनलॉप, अ मेयर इंटरल्यूड। तो कौन सी शॉर्ट स्टोरी नहीं है हार्डी की? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, देखिए इस पे बेसिकली हमें जॉनर पे ज्यादा ध्यान देना है। वर्क तो ये सारे हार्डी के ही हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें पूछा गया था शॉर्ट स्टोरी नहीं होनी चाहिए, तो वो है डायनेस्ट। जैसा कि इसके बारे में हार्डी ने कहा है, डायनेस्ट इज एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लोजेस्ट ड्रामा इन वर्स। ठीक है, हार्डी हिमसेल्फ डिस्क्राइब दिस वर्क एज एन एपिक ड्रामा ऑफ द वार विद नेपोलियन इन 3 पार्ट्स, 19 एक्ट्स एंड 130 scenes. Okay, next question 12 is which of the following is not section of the wasteland। बताइए वेस्टलैंड में वैसे टोटल कितने सेक्शंस हैं? 5 सेक्शंस हैं। ठीक है, अब इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। डेथ बाई वाटर है, फायर सरमन है, बिल्कुल है। ठीक है, और व्हाट द थंडर सेड ये भी है। अ गेम ऑफ थ्रोन ये नहीं है। ठीक है, इसकी जगह क्या है, कौन सा पार्ट है? अ गेम ऑफ चेस। थ्रोन की जगह किसका गेम है? चेस का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट वाज पब्लिश्ड इन। बताइए ये कब पब्लिश हुआ था, मतलब किस में पब्लिश हुआ था? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ऑप्शन है मैट्रिक्स, ग्रैंड रिव्यू, द लिटिल मैगजीन, ईगोइस्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट किसमें पब्लिश हुआ था? was first published in the egoist। ठीक है, पहली बार किसमें पब्लिश हुए? ईगोइस्ट में, और 1919 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, इट इज एन एसे रिटन बाय टी एस इलियट।
और ये वर्क किसके ऐसे किसके द्वारा लिखा गया है? इलियट के द्वारा। ये इलियट का ऐसे है। ओके, लेटर इट वॉज पब्लिश्ड इन इलियट्स फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म द सेक्रेड वुड 1920। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 14 is The Lady of Shalott was written by The Lady of Shalott किसने लिखा है? सोचिए, आंसर कीजिए। अल्फ्रेड टेनिसन, वाल्टर स्कॉट, वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग। The Lady of Shalott. Yes, it is a lyrical ballad by English poet Alfred Lord Tennyson। ठीक है, टेनिसन का एक ही लिरिकल बैलड है। ठीक है, बेस्ड ऑन दी मिडिएबल ला डेमिंगले डी स्कॉल्टे या आ 13th century Italian romance. It tells a tragic story of Elaine of Estolate, a young noble woman imprisoned in a tower by the river from Camelot. Okay, next. तो इसका राइट आंसर क्या है? अल्फ्रेड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज It is better to have loved and lost. It is better to have loved and lost than never to have loved at all. Appear in Tennyson's, बताइए टेनिसन के कौन से वर्क में ये देखने को मिलेगी लाइन? ऑप्शन है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इन मेमोरियम, द प्रिंसेस, द विंडो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये लाइंस कहाँ देखने को मिलती है हमें? यस, ये हमें देखने को मिलती है इन मेमोरियम में। ठीक है, इन मेमोरियम जो आर्थर हेनरी हग इज टेनिसन्स पोएम। ठीक है, आर्थर हेनरी हग की याद में ये लिखी गई थी। इट टेक 17 years टू कंप्लीट, और इसे कंप्लीट होने में 17 साल लगे। इट इज कंप्लीटेड इन 1849। इट इज अबाउट आर्थर हेनरी हैलम हु डाइज सडनली ऑफ अ cerebral hemorrhage in Vienna 1833. It is better to have loved and lost than never to have loved at all. Okay, next question, ध्यान रखें इन मेमोरियम में है ये। Question 16 is I am a part of that I have met, yet all experience is an arc where this gleams that untroubled world whose margin fades forever and forever when I move. These lines occur in which poem? बताइए ये लाइन्स हमें किस पोएम में देखने को मिलती हैं? ऑप्शन है क्रॉसिंग द बार, यूलिसिस, इलेजी, लोटस ईटर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है यूलिसिस। ठीक है, किसकी पोएम है? और ये टेनिसन की। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। टेनिसन की पोएम है यूलिसिस, उसमें ये लाइन दी गई है। ठीक, और ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1833 में एंड पब्लिश्ड इन 1842। ठीक है, इन हिज सेकंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री in which we find the line I am a part of that I have met yet all experience in an arc where this. Okay, next question number 17. The autumnal tone that Shelley wishes to replicate through his verse is option A fierce and competitive fierce and competitive. Okay, grown grey with fear, sweet though in sadness, and sepulchral and seductive. क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑटमनल टोन। Yes, the autumnal tone that Shelley wished to replicate through his verse is sweet though in sadness. Okay, option C is the right answer, sweet though in sadness. Next, question 18 is who called Dickens the greatest of superficial novelist? किसने डिकेंस को कहा है द ग्रेटेस्ट ऑफ सुपरफिशियल नॉवलिस्ट? ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, एंटोन चेकोव, वर्ड्सवर्थ, हेनरी जेम्स।
क्या होगा इसका राइट आंसर? किसने डिकेंस के विषय में ये कहा है? द ग्रेटेस्ट ऑफ सुपरफिशियल नॉवेलिस्ट। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, ये कहा है हेनरी जेम्स ने। ठीक है, हेनरी जेम्स कॉल्ड डिकेंस द ग्रेटेस्ट ऑफ सुपरफिशियल नॉवेलिस्ट। डिकेंस बेस्ट नन वर्क फॉर हिस्टोरिकल फिक्शन अ टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, फेमस वर्क क्या है इनका? अ टेल ऑफ टू सिटीज इज रेगुलरली साइटेड एज द बेस्ट सेलिंग नॉवल ऑफ ऑल टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 is Dickens caricatured utilitarian thinking with telling directness in his portrayal of, ऑप्शन है पॉल डॉम्बे, थॉमस ग्रेडग्रीन, फिलिप रिप और हैरोल्ड स्किम्पॉल। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, Dickens caricatured utilitarian thinking with tell directness in his portrayal of Thomas Gradgrin। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द वाइल्ड स्पिरिट इन ओड टू द वेस्ट विंड कॉल्ड डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर बिकॉज। देखिए, ओड टू द वेस्ट विंड जो पोएम है, इसमें जो वाइल्ड स्पिरिट है उसको क्या कहा गया है? उसे कहा गया है डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। तो ऐसा क्यों कहा गया है ये पूछा गया है। ऑप्शन है इट कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, इट प्रिजर्व्स एवरीथिंग, इट मेक्स द एग्जिस्टिंग लीव्स fall and keep the seeds safe in the wintry bed to sprout again in spring. Okay, it is wild, swift and dangerous। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वाइल्ड स्पिरिट का मतलब क्या है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए इसमें वाइल्ड स्पिरिट को डिस्ट्रॉयर प्रिजर्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि इट इज वाइल्ड, स्विफ्ट एंड डेंजरस। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक ऑप्शन सी होना चाहिए। इट मेक्स द एग्जिस्टिंग लीव्स fall and keeps the seed safe in wintry bed to sprout again in the spring। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर लें, जिससे कि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, डेली आपको 1 से 2 या 3 वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं इस चैनल पर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सभी देखनी है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का ये ID है, इस पर आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अन्य कोई सजेशन या फिर कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।